हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं अभी की सबसे घातक बीमारी कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले तो कोविड-19 फैलता कैसे है? तो वायरस से फैलता है। और वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जहर। वायरस का अर्थ होता है जहर, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और वायरस ना तो जीवित होता है ना तो मृत। ये जीवित और मृत प्राणियों की सीमा रेखा पर रहता है। और बैक्टीरिया की तुलना में ये वायरस जो होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं। इनका आकार 18 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक का हो सकता है। और अभी जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को फैलाने वाला जो वायरस है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो होता है वो घिरा हुआ आरएनए वायरस होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है। कोविड-19 इस कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 WHO ने इसे यह नाम दिया है। कोविड-19 इसमें को का अर्थ होता है कोरोना, वी का अर्थ होता है वायरस, डी का अर्थ होता है डिजीज यानी कि बीमारी, और 19 इसमें लास्ट में 19 जोड़ा गया है क्योंकि ये पहली बार 31 दिसंबर 2019 को देखा गया था। इसके बारे में इसकी पहचान की गई थी, इसलिए इसका नाम WHO के द्वारा कोविड-19 दिया गया है। इसका लक्षण क्या है? श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, जैसे सर्दी खांसी जुकाम होता है, नॉर्मल वैसे ही होता है, लेकिन ये फैलता काफ़ी ज़्यादा है और फिर काफ़ी ज़्यादा घातक होता है, जान तक ले सकता है। और कोविड-19 से बचने के लिए सरकार के पास बहुत सारे सरकार ने अपने बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है, जिसमें पहला है महामारी रोग अधिनियम 1897। यह 123 वर्ष पुराना अधिनियम है और इसका सबसे पहले प्रयोग 1896 में बम्बई में किया गया था, जब वहाँ प्लेग महामारी फैल गई थी और हजारों की संख्या में लोग मर गए थे बीमारी से। और इस अधिनियम के तहत होता क्या है कि सरकार जो होती है वो लोगों को इकट्ठा होने से रोकती है, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से रोकती है, भीड़ लगाने से रोकती है। और इसमें राज्य को जो अधिकार हैं, वर्तमान ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जो अधिकार होते हैं उस अधिकार से कहीं ज़्यादा अधिकार ये महामारी रोग अधिनियम दे देता है। इस अधिनियम के तहत राज्य क्या करती है कि अपनी सीमा के अंदर बाहरी लोग, किसी राज्य की सीमा से बाहर से आने वाले लोगों का पूर्ण निरीक्षण करती है। अगर निरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की महामारी की आशंका होती है तो उसे कुछ दिनों तक अस्थायी आवास में भेज दिया जाता है। और वो अस्थायी आवास वर्तमान में हम लोग जिसे क्वारंटाइन सेंटर कहते हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स में भेज दिया जाता है। भारत में इस अधिनियम को, महामारी रोग अधिनियम 1897 को अभी कोरोना वायरस के दौरान लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है कर्नाटक, जिसने 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को महामारी रोग अधिनियम लागू किया था। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा जैसे राज्यों में लागू किया गया और उसके बाद लगभग भारत के सभी राज्यों में महामारी रोग अधिनियम लागू कर दिया गया। दूसरा संवैधानिक अधिकार जिसका प्रयोग भारत सरकार ने किया है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार से लेकर जिला और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना को तैयार किया जाता है और इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाता है। और इसके तहत राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों को स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है उस बीमारी से निपटने के लिए। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में जो है राज्य का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बीमारी से निपटे और अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, और केंद्र का दायित्व सिर्फ रहता है लॉजिस्टिक और वित्तीय सहयोग बढ़ा चढ़ाकर राज्यों को देना। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। 1 अप्रैल 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत वस्तु का जमाव ना हो, कोई भी दुकानदार किसी वस्तु को अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके नहीं रखे और वस्तुओं को बहुत अधिक कीमत पर ना बेचे। जो भी महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसे किसी संकट के दौरान किसी जगह में जमा करके नहीं रखे और उसे महंगा करके नहीं बेच सकता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत।
और अभी सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु बनी हुई है सैनिटाइज़र और मास्क। तो इसे भी 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत डाल दिया गया था ताकि इनकी कीमतों में वृद्धि ना हो। और फिर हम देखते हैं कोविड-19 के जांच की प्रक्रिया। जब किसी भी व्यक्ति को संदेह होता है कि उसे कोविड-19 बीमारी हो चुका है तो उसके लिए जांच कैसे किया जाता है। तो उसका जांच की 2 प्रक्रिया है, पहला है RT-PCR और दूसरा है रैपिड एंटीबॉडीज। RT-PCR जिसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस जांच के दौरान क्या होता है कि जो RNA होता है इसे DNA में, RNA का DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है और वायरस का पता लगाया जाता है। ऐसे पता लगाने के लिए श्वास नली का कोई एक नमूना लिया जाता है और उसका जांच किया जाता है और इसका जो नतीजा जो आता है उसके आने में 12 से लेकर के 24 घंटे तक का समय लग सकता है। और ये काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इसमें जो इसे जांच करने के लिए जो किट बनता है वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी महंगे चीज़ों के मिलने से वो बना हुआ है, इसलिए ये प्रोसेस है पूरी RT-PCR काफ़ी महंगी प्रोसेस है। दूसरा है रैपिड एंटीबॉडीज़। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें श्वास नली का नहीं रक्त का इस्तेमाल किया जाता है जांच करने के लिए और हमारे शरीर में वायरस की प्रतिक्रिया को देखा जाता है कि वायरस किस तरह से असर कर रहा है। इसमें देखा जाता है कि क्या कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए शरीर में किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो रहा है या नहीं। और इस जांच के दौरान जो नतीजा आता है इसके आने में 20 से 30 मिनट तक का ही समय लगता है और ये तुलनात्मक रूप से कम महंगा होता है। RT-PCR की तुलना में रैपिड एंटीबॉडीज़ कम महंगा होता है और इसका प्रयोग अधिकतर हॉट स्पॉट्स में ही हो रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया है कोरोना वायरस का। अब हम देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्विक बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है कोरोना वायरस की वजह से और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदिर की ओर चली गई है। मतलब पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। और अब हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा है। तो विनिर्माण के क्षेत्र में भारत में विनिर्माण के क्षेत्र में 1.3% की कमी आई है, जबकि खनन एवं विद्युत उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। खनन में 1.7% की वृद्धि तथा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 1.1% की वृद्धि हुई है। लेकिन निर्यात में जो भारत विदेशों में निर्यात करता था उसमें 9.12% की कमी आ गई है। और अखिल भारतीय लॉकडाउन जो पूरे भारतवर्ष में जो लॉकडाउन लगा जिसकी वजह से औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया और बेरोजगारी अपने मैक्सिमम सीमा पर पहुंच गई। सबसे ज़्यादा लोग अभी बेरोजगार हुए हैं। उसके बाद औद्योगिक रूप से जो जितने भी विकसित राज्य थे, औद्योगिक रूप से विकसित राज्य हमारे देश में हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। इन सारे राज्यों से जो जितने भी श्रमिक थे वो पलायन कर गए, अपने अपने घरों में चले गए, जो दूर दराज के राज्यों से आए थे। अब जब ऑनलाइन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है देश में, लेकिन ये राज्य फिर से उत्पादन शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास श्रमिकों की कमी हो गई है, क्योंकि श्रमिक तो चले गए हैं छोड़ के। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा महामारी के दौरान कौन कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय लोग ठीक ठाक से रहें। तो इसमें पहला निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा वो है सभी प्रकार के बैंक लोन की EMI लेने पर 3 महीने की रोक लगा दी गई है, ताकि मध्यम वर्गीय परिवार जिन्होंने विभिन्न कार्यों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है वो लॉकडाउन की समय अवधि में उनके आय के स्रोत प्रभावित हुए हैं और वो EMI नहीं भर पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने यह घोषणा कर दी गई है कि 3 महीने तक उनसे किसी प्रकार की EMI नहीं ली जाएगी। दूसरा है स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का चिकित्सा कवर देने की घोषणा सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है, ताकि स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 की जांच में लगे हुए हैं वो निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। और जितने भी सेफ्टी टूल उनको दिया गया है जिनके वो सुरक्षित रहें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो उनका परिवार जो होगा वो आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्हें प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए की चिकित्सा कवर के रूप में एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कंपनियों को CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनियों की जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी राशि को कोविड-19 के पीड़ितों पर खर्च करने का विकल्प दिया गया है। जैसे भारत में कोविड-19
से दो प्रकार से लोग पीड़ित हुए हैं। पहले तो वैसे लोग हैं जिन्हें कोविड-19 संक्रमण हुआ है, और दूसरे वैसे लोग हैं जिन्हें संक्रमण तो नहीं हुआ है लेकिन लॉकडाउन का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो सरकार चाहती है कि जो भी कंपनी है वो अपने CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि को दोनों प्रकार से पीड़ित व्यक्तियों के ऊपर खर्च करे। नेक्स्ट है सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि समाज के उन वर्गों को सहयोग करेगी जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अपना रोजगार गंवा दिया और अब उन्हें अपने जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2020 को सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, दूध इत्यादि के उत्पादन में कृषि उपकरणों की बिक्री को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। और सरकार का यह निर्णय कि कृषि जो व्यापारिक फसल है, कृषि की जो भी व्यापारिक फसल हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, दूध, इन सब का निर्यात भारत करता रहेगा और इससे जो है उस भारत को काफ़ी राहत कार्य मिलेगा। और साथ ही जो भी अभी तो रबी फसल के कटने का समय है और इसलिए कटने के लिए कृषि उपकरणों की आवश्यकता होगी और इसलिए कृषि उपकरणों को बेचने का निर्णय ले लिया गया है। और साथ ही दूध जो सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु है, जो जिससे संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र जुड़े हैं, तो इसकी पूर्ति को हमेशा से बनाए रखने का प्रयास किया गया है। और इसके लिए बस नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2020 को देश में गेहूं की खरीद को शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने अपने बफर भंडार खोल दिए थे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, तो अब उसमें कमी आ गई है। तो अब जब गेहूं कटने का समय आया है तो सरकार फिर से चाहती है कि अपने बफर भंडार को भर ले और इसलिए इसने गेहूं की खरीद का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट है भवन और निर्माण श्रमिक कोष से 2 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को 3,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है सरकार द्वारा। यह निर्णय लॉकडाउन के दौरान अपना रोजगार खो बैठे निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता देगा और इस श्रेणी के श्रमिक मजदूर मूलतः प्रवासी मजदूर होते हैं जो अपने जीविका उपार्जन में मजदूरी पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार लॉकडाउन की अवधि को जैसे बढ़ाया गया तो उन्हें काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए 3,000 करोड़ से अधिक राशि की सहायता राशि की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को निश्चित सहायता दी जाएगी। 20 करोड़ की सहायता दी जाएगी और यह ऐसा कार्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तरलता को पहुंचाने के लिए, लिक्विडिटी को पहुंचाने के लिए सरकार के पास ये अच्छा विकल्प था जनधन खाता। और क्योंकि जनधन खाते में अधिकतर ऐसी महिलाओं का खाता खोला गया है जो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी थी, तो ऐसे में महिला जनधन खाते में ये पैसा पहुंचाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है नेशनल सोशल असिस्टेंट के तहत 2.82 करोड़ वृद्धजन, विधवा और विकलांग को 1,400 करोड़ की अधिक सहायता राशि दी गई है। क्योंकि ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों पर ही आश्रित होते थे और दूसरे लोग जो अभी खुद असहाय हो गए हैं, तो इसलिए ऐसे लोगों को वृद्धजनों, विधवाओं और विकलांगों के लिए 1,400 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों द्वारा FDI को प्रतिबंधित किया गया है और यह इसका मुख्य टारगेट चीन था, लेकिन ताकि चीन भारत की संप्रभुता को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, इसलिए भारत की सीमा से लगे सभी देशों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने हेतु स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्देश दिया है। जितने भी श्रमिक थे उनको बस से लाने की अपेक्षा श्रमिक ट्रेनों से लाया गया है ताकि गंतव्य तक पहुंचने में एक तो उन्हें कम समय लगे और दूसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ट्रेन में ज़्यादा अच्छे से हो सकता था। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल किया गया ताकि ये ज़रूरत से ज़्यादा मूल्य पर ना बिके, कम मूल्य में ही बाजार में उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत अभियान
प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने बहुत सारे सेक्टरों को राहत पहुंचाई है, जिसमें है एमएसएमई सेक्टर, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, 8 प्रमुख उद्योग जैसे कि कोयला, विद्युत, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और कृषि क्षेत्रक जैसे कि 7 क्षेत्रक जैसे कि रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार, सुगमता, कारारोपण और श्रम कल्याण, खुदरा कारोबार इत्यादि के लिए घोषणा की गई है, जिसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था कोविड-19 महामारी का प्रकोप और जिससे बचने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।